हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की क्लास में वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 28 दिसंबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट में जो सीडीपी के क्वेश्चंस आए थे, वी विल डिस्कस दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक जो स्टेज आती है, ट्रांजिशन पीरियड आता है, उसे हम क्या बोलते हैं बताए? अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल एडोलेसेंस। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन क्या है? अर्ली चाइल्डहुड तो नहीं आएगा। देखो, चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक हमें जाना है, तो दिस इज रॉन्ग। मिडिल चाइल्डहुड, प्री ऑपरेशनल, ये तो जीन प्याजे की स्टेज है। एडोलेसेंस पीरियड आता है दोनों के बीच में। कौन सा पीरियड? एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस पीरियड आता है दोनों के बीच में। ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक जो बीच का पीरियड है, दैट इज एडोलेसेंस। 4 is the right option. Next question, which of the following would require use of gross motor skills? दो तरह की स्किल्स हैं, एक है ग्रोस मोटर स्किल्स, एक होते हैं फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स जिसमें हम अपनी बॉडी की लार्जर मसल्स यूज करते हैं, और फाइन मोटर स्किल्स जहां पर हम अपनी बॉडी की स्मॉल मसल्स यूज करते हैं। जैसे कि मान लो बड़ी फुटबॉल को पकड़ना, ठीक है, स्विमिंग करना, वो हम बड़ी मसल्स का यूज कर रहे हैं। बट जब हम क्या करते हैं, जब हम मान लो सुई में धागा डालना या कुछ पेपर कटिंग करना, ठीक है, सिलाई बुनना, वो हम छोटी मांसपेशियों को यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है? ग्रोस मोटर स्किल की यहाँ बात की है। तो राइट आंसर क्या आएगा? पेंटिंग ऑन अ पेपर यूजिंग ब्रश। आप पेंट कर रहे हो ब्रश के साथ, तो जब आप पेंट कर रहे हो ब्रश के साथ, तो वहां पर क्या हो रहा है? आप अपनी छोटी मांसपेशियों का यूज कर रहे हो, बड़ी बारीकी का वाला काम कर रहे हो, राइट। देन कटिंग एंड पेस्टिंग बिट ऑफ पेपर। ठीक है, कटिंग एंड पेस्टिंग बिट्स ऑफ पेपर। जब भी आप कटिंग करते हो छोटे छोटे टुकड़ों में पेपर को, ठीक है, तो वहां पर भी आपको बारीकी वाला काम है, वहां भी आप छोटी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, वो फाइन मोटर में आता है। ठीक है, थ्रेडिंग द निडल, थ्रेडिंग द निडल, सुई में धागा डालना, तो वो क्या है बेसिकली? वो क्या है कि आप अपनी फाइन मोटर स्किल का यूज करें। वॉकिंग एंड रनिंग जो आता है, ये आता है हमारे जब हम लार्जर मसल का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आंसर जिसमें हम बात करेंगे, ये क्या है? ग्रोस मोटर में आता है। किस में आता है? ग्रोस मोटर स्किल्स में आता है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास, द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। देखो, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या करता है? सोशलाइज करता है। तो सबसे पहले वो किसके संपर्क में आता है? सबसे पहले एक बच्चा किसके संपर्क में आता है? फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, मीडिया। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? देखो, स्कूल तो बाद में जाएगा, फ्रेंड्स भी बाद में बनेंगे, मीडिया। तो सबसे पहला, फर्स्ट प्राइमरी की अगर बात हो रही है, तो फैमिली इज द राइट ऑप्शन। अगर सेकेंडरी पूछा जाए तब इसमें से आता है। ठीक है, क्लियर है? सेकेंडरी मतलब घर के बाहर, अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, जो नेबरहुड है, जो क्या है, स्कूल है, फ्रेंड्स है, कोलीग्स हैं, तो वो सारा का सारा कहाँ पे? मीडिया है, तो वो सेकेंडरी का पार्ट है। प्राइमरी में क्या आता है? प्राइमरी में फैमिली आती है, कि पहले बच्चा पहला संपर्क अपनी मदर से करता है, अपने फैमिली मेंबर से करता है, राइट। तो प्राइमरी इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। यस, नेक्स्ट है, द बिलीव दैट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज डॉल्स, कार्स एटसेट्रा हैव अ लाइफ लाइक क्वालिटीज इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे इसको? कहते कि अगर कोई बच्चा समझता है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट जो है, जैसे कि डोल, कार, उसमें क्या है? जान है, वो संजीव वस्तु है, वो लिविंग थिंग है, राइट। तो वो बताओ कौन सी थिंकिंग है? एनिमिस्टिक थिंकिंग है, हायरार्किकल थिंकिंग है, सेंटरेशन है, या कैटेगराइजेशन है? ठीक है, ये बड़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो आंसर क्या आएगा? अगर कोई नॉन लिविंग थिंग को लिविंग मानता है तो बताएं क्या आएगा? एनिमिस्टिक थिंकिंग, हायरार्किकल थिंकिंग, सेंटरेशन, या कैटेगराइजेशन? बताइए। सेंटरेशन तो होता है एक ही पहलू के ऊपर फोकस करना,
कैटेगराइजेशन होता है चीजों को क्लासिफाई करना। हायरार्किकल थिंकिंग, स्टेप बाय स्टेप हायरार्की में सोचना। नॉन लिविंग को लिविंग में मानने को क्या बोलते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग। ठीक है, और ये किसने दिया? जीन पियाजे। जीन पियाजे का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इन्होंने कौन सी स्टेज में बताया? प्री ऑपरेशनल में। प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ जीन पियाजे, उनका ये कॉन्सेप्ट है एनिमिस्टिक थिंकिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन क्या है? बेसिकली 4-year-old रिया कैन नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द हाइट एंड द विड्थ ऑफ द two beakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide beakers. ठीक है, कहते 4 साल की रिया है, वो क्या कंसीडर नहीं कर पा रही है, क्या नहीं समझ पा रही है कि हाइट और वेट विड्थ का दोनों का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रही है। जब एक दो अलग अलग तरह के बीकर्स में पानी डाला, ठीक है, तो वहां पर अमाउंट सेम था, बट उसको समझ नहीं आ रही कि ये अमाउंट सेम है या फर्क है दोनों में, राइट? तो बेसिकली आंसर है इसका, रीजन है रिया क्या है, कहते हैं ऐसा क्यों, उसको क्यों नहीं पता चल रहा हाइट और वेट विड्थ का डिफरेंस? बिकॉज रिया इज एट द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एज पर द जीन पियाजे। तो रिया कौन सी स्टेज में है? बिल्कुल सही है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की कौन सी थ्योरी है? जीन पियाजे की थ्योरी है। ठीक है, मान लीजिए एक बड़ी बीकर है, एक बड़ी बीकर यहाँ बनाते हैं, ये एक बड़ी बीकर है और यहाँ पर एक चौड़ी बीकर है। ठीक है, तो बेसिकली पानी जो है दोनों में सेम है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, बट उसको लगता है कि जो जिसकी हाइट ज्यादा है उसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी उसकी वो हाइट और विड्थ वाली समझ डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि अभी वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है। कौन सा एज ग्रुप होता है? 2 से 7 साल। ठीक है, जब वो 2 से 7 साल की है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, अभी उसकी हाइट और विड्थ की समझ जो है वो डेवलप नहीं हुई है, जिस वजह से क्या है, उसको हाइट और विड्थ का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली ए इज द राइट ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। सेकंड है, नेक्स्ट है गिविंग क्यूज एंड ऑफरिंग सपोर्ट। ये आ गया हमारा कीवर्ड। टू चिल्ड्रन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इज एग्जांपल ऑफ। कहते हैं जब बच्चों को हिंट देते हैं, क्यूज, ठीक है, और सपोर्ट करते हैं, तो बताइए क्या आता है? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं उसको, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, कंडीशनिंग बोलते हैं, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जब हम क्यूज देते हैं, हिंट देते हैं या सपोर्ट करते हैं बच्चों को, उसे क्या नाम देते हैं? स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग या कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट? यस, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? देखो ये कौन सी थ्योरी से लिया गया है, पहले तो ये जान लेते हैं। ये है लेव वेगोत्स्की की थ्योरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेव वेगोत्स्की की थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट गलत है, रीइंफोर्समेंट क्लासिकल कंडीशनिंग से लिया गया है, कंडीशनिंग इज रॉन्ग, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट इज रॉन्ग, राइट? तो स्कैफोल्डिंग इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? स्कैफोल्डिंग मतलब जब हम क्यूज और हिंट देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली उसको हम सपोर्ट करते हैं और बाकी वो अपने आप से कर लेते हैं, राइट? फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। देन आता है द एप्लीकेशन ऑफ वेगोत्स्की थ्योरी टू चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन प्रपोजेस। देखो वेगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, हॉवर्ड गार्डनर, ये 3-4 ऐसे थ्योरीज हैं जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपके सामने ही है ना PYQ में। तो जो कोर्स में आपको ये थ्योरीज कराई गई हैं, इसको अच्छे से वॉच करो, अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो पूछो। वैसे डाउट की गुंजाइश नहीं बचेगी, बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ कराया गया है, राइट? तो आपको बताना है अभी वेगोत्स्की थ्योरी जो है उसमें एप्लीकेशन है वेगोत्स्की थ्योरी की, कि बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड हम कौन सी इसमें से ऑप्शन अप्लाई करते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऑपरेट लर्निंग, रोट लर्निंग, पैसिव लर्निंग। यस, देखो नेगेटिव तो हमने एलिमिनेट इसमें कर ही देना है। पैसिव लर्निंग एलिमिनेट कर दो, रोट लर्निंग एलिमिनेट कर दो,
ऑपरेंट वाली बात तो किसने की है, स्किनर ने की है। तो हमारे पास क्या बचा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि सहयोगात्मक अधिगम, कि जब सब सहयोग के साथ पढ़ते हैं, कोलैबोरेट होके पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, सोशल इंटरेक्शन होती है। तो थ्योरी का नाम ही यही है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, राइट, सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसमें सोशल इंटरेक्शन की बात की गई है। तो कोलैबोरेटिव जो लर्निंग है उसमें क्या होता है, सब मिलके कोलैबोरेट होके पढ़ते हैं। तो दैट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग, दैट कम्स अंडर लेवेगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। क्लियर है? अच्छा, लेवेगोत्स्की क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, ये याद रखना। कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट। दो कंस्ट्रक्टिविस्ट मेन है पेपर में अगर पूछा जाए, एक है लेवेगोत्स्की, दूसरा है जीन पियाजे। जीन पियाजे ये भी क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्लियर? नेक्स्ट है, इन कोहलबर्ग्स फॉर्मल मोरल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स रेदर देन फोकस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। व्हाट इज द क्वेश्चन? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है कोहलबर्ग की, जिसमें कहते हैं इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों की उम्मीदों पे बार बार वो खरा उतर रहा है, ठीक है, रेदर देन फोकस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस ऑन ऑफ वन ओन एक्शन, अपने जो एक्शन वो खुद से करेगा उससे जो कॉन्सिक्वेंस आएगा उसको, उसकी बजाय उसका ध्यान कहाँ पर है, कहाँ फोकस है, कि दूसरों की उम्मीद पे मुझे खरा उतरना है। तो बताओ ये कोहलबर्ग की मोरल रीजनिंग की कौन सा लेवल है? ठीक है, प्री ऑपरेशनल लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है, या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है? ठीक है, प्री ऑपरेशनल तो आता है हमारा जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट, ये तो इसको हटा दो, राइट। फिर आते हैं प्री कन्वेंशनल, बिल्कुल भी नहीं, प्री कन्वेंशनल नहीं है, पोस्ट भी नहीं है, कन्वेंशनल लेवल है ये। तो हमारा सी इज द राइट ऑप्शन। अच्छे से पढ़ना कोहलबर्ग की थ्योरी, फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। प्रोग्रेसिव क्लासरूम इज, प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है? एग्जामिनेशन सेंट्रिक, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक, लर्नर सेंट्रिक। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम किसे बोलेंगे? ठीक है, कंड्यूसिव क्लासरूम कह लो, ठीक है, प्रोग्रेसिव कह लो, पॉजिटिव इन्वायरमेंट जिसमें हम क्रिएट करते हैं, बच्चों में क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी बनाए रखते हैं, तो उसमें क्या होता है? एग्जामिनेशन सेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं, कि सिर्फ एग्जाम पे फोकस होता है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे फोकस नहीं। टीचर सेंट्रिक भी नहीं है, ठीक है। आजकल जो क्लासरूम्स होते हैं दैट इज लर्नर सेंट्रिक, ठीक है, इसमें बच्चे भी डिस्कशन कर सकते हैं, दैट इज द लर्नर सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग होती है। क्लियर है? तो इससे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक एक इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसमें हम बच्चों को भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में जब भी टीचर पढ़ा रहा है। ट्रेडिशनल मेथड था उसमें होता था टीचर सेंट्रिक, बट आजकल का जो मेथड है दैट इज लर्नर सेंट्रिक, ठीक है, चाइल्ड सेंट्रिक मेथड। क्लियर? सो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 4। नेक्स्ट है, Renu is a counselor at a school. Which intelligence should she have to be an effective counselor as per the Howard Gardner's theory? ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी के अनुसार कहते हैं कौन सी इंटेलिजेंस उसमें आएगी? लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? रेनू इज ए काउंसलर एट अ स्कूल, स्कूल में वो क्या है? काउंसलर है, ठीक है। लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। लिंग्विस्टिक, स्पेशियल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। देखो लिंग्विस्टिक तो लिटरेचर से रिलेटेड है, स्पेशियल गलत है क्योंकि स्पेशल होता है दिशाओं का ज्ञान, ठीक है, तो ये तो गलत है। इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल, अब काउंसलर है तो दूसरों की प्रॉब्लम को समझना है ना, ठीक है। नो डाउट इंट्रापर्सनल क्वालिटीज भी होती है, बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? काउंसलर है स्कूल में तो उसके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, इवन टीचर्स भी आते हैं, तो वहां पर क्या आ जाएगा? इंटरपर्सनल, दूसरों के इमोशंस को, दूसरों के फीलिंग्स को, दूसरों के थॉट प्रोसेस को, प्रॉब्लम्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को अंडरस्टैंड करना वो एक काउंसलर का काम है, ठीक है। तो हमारे पास इंटरपर्सनल आ जाएगा, ठीक है, इंटरपर्सनल। सी इज द राइट ऑप्शन, 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है,
According to NEP 2020 National Education Policy 2020 के according, which language should a teacher use for interactive with primary school children during the teaching learning process? Primary school children के बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं, then आपको बताना है according to NEP 2020 कौन सा मेथड यूज हो रहा है, कौन सा मेथड यूज हो रहा है, ठीक है। ओनली कौन सी लैंग्वेज हमें बच्चों को सिखानी है, ओनली द रीजनल लैंग्वेज, ओनली हिंदी लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, मदर टंग ऑफ चिल्ड्रन। यस, तो प्राइमरी स्कूल, अभी बच्चा बहुत छोटा है, तो बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ऑब्वियस है मदर टंग सबसे पहले उसको सिखानी है, राइट। तो 4 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरीज मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी थ्योरीज आपको अच्छे से देखनी है, राइट। 4 is the right option. Next है 5-year-old विशाली told her mother, 5 साल की एक लड़की है विशाली जो अपनी मदर को क्या कह रही है, मदर I want a football like अमित, मुझे अमित के जैसे एक फुटबॉल चाहिए। Responding to विशाली, her mother said only boys with play with the football, I will bring a small cute doll for you. The mother's response illustrates, ठीक है। तो विशाली कहती है कि मुझे फुटबॉल चाहिए जैसे अमित के पास है, तो मदर बोलती है कि नहीं नहीं, फुटबॉल तो लड़के खेलते हैं, मैं तेरे लिए डॉल लाऊंगी, ठीक है, तो उसके साथ खेलना। तो यहाँ पर क्या कंडीशनिंग हो रही है बच्चे की, क्या उसके साथ क्या हो रहा है बताओ। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे, जेंडर इक्विटी बोलेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बोलेंगे, या जेंडर रेलेवेंस बोलेंगे। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? यस, क्या आएगा इसमें से? What will be the right option? What will be the right option? Gender role flexibility, gender equity, gender stereotyping या gender relevance। देखो जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी जो है, बेसिकली रोल फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं है, रिजिडिटी के साथ बोला जा रहा है ना कि आपको डोल दी जाएगी, है ना, फुटबॉल तो लड़के ही खेलते हैं। तो जेंडर इक्विटी भी नहीं आएगा। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी मीन्स व्हाट इज इक्विटी, कि दोनों को बराबर समझा जा रहा है, ठीक है, तो ये तो गलत है। जेंडर रेलेवेंस भी नहीं, इररेलेवेंट बात हो रही है, राइट। तो स्टीरियोटाइपिंग मतलब रूढ़िवादी सोच कि लड़के हैं तो ये करेंगे, लड़कियां हैं तो ये करेंगे, दैट इज स्टीरियोटाइप, राइट। सो दिस इज जेंडर स्टीरियोटाइप। 3 इज द राइट ऑप्शन। लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज, बच्चों को लेबल करना और कैटेगरीज में डिवाइड कर देना, उसको क्या बोलते हैं? एनहांसेस एंड फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग, क्रिएट्स अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड इंफीरियरिटी अमंग्स अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, इज अ पॉजिटिव स्ट्रैटेजी टू मैनेज द learning needs of all children, does not have any impact on the self esteem and performance of children. What will be the right option? देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे को लेबल किया है, लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज। आप कभी भी एज अ टीचर और एज अ पेरेंट हमें बच्चों को लेबलिंग नहीं करना है कि तुम तो स्लो लर्नर हो, भाई तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुम्हें मैथ्स आ ही नहीं सकता, ठीक है, तुम्हारा IQ इतना कम है। तो ये सारी चीजें बच्चे, चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव, राइट। तो बच्चों को ये वाले लेवल्स अगर बचपन में मिल जाते हैं, उन पे लग जाते हैं, तो अपने मन में वो चीज बिठा लेते। जैसे कच्चा घड़ा होता है ना मिट्टी का, उस पे कुछ भी आप करो, है ना, कोई भी निशान आप उस पर डाल सकते हो, राइट। तो बच्चे भी कच्चे घड़े की तरह होते हैं, है ना, जिसमें उसको कुछ भी आप अगर नेगेटिव स्टेटमेंट या कुछ भी आप बोलोगे तो वहां उसके इंप्रेशन पड़ जाएगा उसके मेमोरी में कि मुझे ऐसा बोला जाता था बचपन में, तो मैं ऐसा ही हूं, बचपन से ही उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी। तो नेवर एवर लेबल अ चाइल्ड, ठीक है, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऐसी स्टेटमेंट कोई भी बच्चे को नहीं बोलनी है गुस्से में आकर, या उसको ऐसा कुछ बोल दिया, ठीक है, या बार बार बोल रहे हो, या घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं उनके सामने भी आप बोल रहे हो कि ये तो सुनता ही नहीं है, इसको तो कितनी बार बोला है, इसने आज तक मेरी बात कभी मानी नहीं है। वो सुन रहा है आपको, और उसने सोचा कि अब ये गेस्ट के सामने भी मेरे को बोल रहे हैं, तो इट मीन्स अब वो पक्का ही मान लेगा कि मुझे सुनना ही नहीं है, क्योंकि लेबल लग चुका है ना मेरे पे, राइट। तो किसी के सामने बोलना और भी डेंजरस है, ठीक है, कि शायद किसी के सामने बोलूं, पेरेंट्स को लगता है कि शायद इसको थोड़ा सा असर ही हो जाए, है ना, इसको इंसल्ट महसूस होगी तो अगली बार ये सुनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, राइट।
Labeling of a children is very very dangerous, right? So enhances the facilitate meaningful learning. Even आप when you appreciate a child in front of someone, in front of guests, तो उतना ही उसका बिहेवियर आप मॉडिफाई अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, रेदर देन उसको स्कोल्ड करना या उसकी इंसल्ट करना उसके फ्रेंड्स के सामने या किसी के सामने भी। तो उससे बेटर है कि उसको उसके जो अच्छे पॉइंट्स है ना वो सबके सामने बोलो, देन उनकी एब्सेंस में भी आपकी बात सुनेगा, राइट? ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, जिन पेरेंट्स को या किसी टीचर को ऐसी कोई दिक्कत आती है तो, राइट, तो मतलब उल्टा कर दो, पॉजिटिव उसको अप्रिशिएट करो पॉजिटिवली, राइट? सो एनहांसेस फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल लर्निंग। लेबल करना मतलब कहते हैं एनहांस करते हो मीनिंगफुल लर्निंग, थोड़ा ना मीनिंगफुल होती है इससे। आप बच्चों को स्कोल्ड कर रहे हो, लेबल कर रहे हो, इससे उसकी लर्निंग तो बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं होगी। क्रिएट अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड इन्फीरियरिटी अमंगस्ट अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के अंदर क्या आता है? हेल्पलेसनेस, कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, राइट? और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सभी मेरे से क्या है, अपर हैंड है सारा सभी का, और मैं ही हूँ जो सबसे कम इंटेलिजेंट हूँ या अपने आप को कुछ भी समझ लेता है। इज अ पॉजिटिव स्ट्रैटेजी। अरे नाम से क्लियर, इज दिस पॉजिटिव स्ट्रैटेजी? बिल्कुल भी नहीं। does not have any impact on the self esteem and performance of a children। कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसके सेल्फ एस्टीम पे, ये भी गलत है, ठीक है? सो क्रिएट अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, बच्चे के अंदर हेल्पलेसनेस आ जाती है। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? यस। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? कंपेयरिंग स्टूडेंट विद ईच अदर, कंपेयर करना, तो जहां भी नेगेटिव स्टेटमेंट है सबसे पहले तो उसको कट करो। हमारा काम ही नहीं होता कंपैरिजन, हमें तो कॉपरेशन वाली बच्चों के अंदर क्वालिटी लेकर आनी है, ना कि कंपटीशन वाली, राइट? कंपैरिजन कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं। असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज रिलेटेड टू चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट, दिस इज द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ठीक है? कुछ वाइड पर्सपेक्टिव से अगर हम कुछ एक्शन या कुछ भी ऐसा अप्लाई करना चाहते हैं अपने स्कूल लेवल पे, ठीक है, तो वो चीज पॉजिटिव मानी जाएगी, राइट? इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्कूलिस्टिक एक्टिविटीज ओनली, क्या लिखा है? ओनली। जहां टर्म ओनली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, राइट, तो दैट साउंड समथिंग नेगेटिव। ओनली तो नहीं है, स्कूलिस्टिक के साथ को स्कूलिस्टिक भी होता है, मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है, राइट? नॉट ओनली सिलेबस बट अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस और भी बड़ा कुछ है जो हम बच्चे में डेवलप करते हैं, राइट? इवैल्यूएशन ऑफ चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में हम इवैल्यूएशन करते हैं टू डिटरमिन द प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास। ये बहुत लिमिटेड सोच है कि सिर्फ हमें कॉम्प्रिहेंशन कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन तभी करनी है जब हमें सिर्फ एनुअल एग्जाम लेना है। नो, हमें क्या करना है? ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है बच्चे की। असेसमेंट कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज, जिसमें क्या आ जाएगा? स्टडी भी आ जाएगी, गेम्स भी आ जाएंगी, राइट? सारे को करिकुलर एक्टिविटीज आ जाएंगी, राइट? तो उसके लिए बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, इफेक्टिव टीचर्स ऑफन यूज प्रॉबिंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। This would enable the teacher to undertake, कहते हैं जो इफेक्टिव टीचर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग। अगर मैं आपसे यहाँ पर फीडबैक लूँ, क्वेश्चंस पूछूं, तो क्या होगा? बेसिकली क्या होगा? मैं आपकी क्या कर रही हूँ? समेटिव असेसमेंट कर रही हूँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, इन चारों में से क्या आएगा? ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ये है हमारा कीवर्ड। अगर आपने कोर्स को अच्छे से सुना है, वीडियोस को अच्छे से देखा है, तो आपको पता होगा, मैंने सब स्लाइड्स में कीवर्ड्स बताए हैं, ठीक है? ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स की यहाँ बात हो रही है, तो बताओ क्या आएगा? समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, नॉन रेफरेंस्ड असेसमेंट। क्या आएगा इसका? फॉर्मेटिव, ठीक है? समेटिव तो हम क्या करते हैं? एनुअल एग्जाम, मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन लेते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड भी नहीं है और नो रेफरेंस, मतलब कोई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं हम कर रहे। जनरली क्लास में टीचर ने कुछ पढ़ाया और उसने अगले दिन यूनिट टेस्ट ले लिया या उसी टाइम में कुछ पूछ लिया, दैट इज फॉर्मेटिव
असेसमेंट ड्यूरिंग द कोर्स आप कुछ पूछ रहे हो, राइट? यस, 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है रोल ऑफ अ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सा होता है? व्हाट इज द इंक्लूसिव क्लासरूम? इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सा होता है? यस, address and respond to diverse needs of all the children, give attention to some special student only, identify and segregate children based on their academic abilities, refer special needs children to a specialist and ensure that they are taught in a separate section. Yes, क्या आंसर आएगा इसका? What will be the right answer? Yes, रोल ऑफ ए टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम हमें बताना है। इंक्लूसिव क्लासरूम की यहां बात हो रही है। यस, क्या आएगा? एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन। इंक्लूसिव में जब हम सभी तरह के स्टूडेंट्स साथ में लेते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स भी, स्लो लर्नर्स भी, आईक्यू जिनका कम है वो भी, है ना, किसी भी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, चाहे वो डिसलेक्सिया है, चाहे वो डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, ठीक है, अफेजिया है, किसी भी तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है, हम उस बच्चे को क्लासरूम में नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड करते हैं। दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट? एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू डाइवर्स नीड्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, give attention to some special students only, identify and segregate children based on their academic abilities, refer special needs children to a specialist and ensure that they are taught in a separate section. Separate section ये एक नेगेटिव टर्म है। Identify, segregate करना ये भी एक नेगेटिव चीज है। Give attention to some special students only, only आ गया है ना, ये भी नेगेटिव है। Address and respond to the diverse needs of the all the children, सभी स्टूडेंट्स के, सभी चिल्ड्रन की डाइवर्स अलग अलग नीड्स को पूरा करना, ठीक है। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। व्हाट शुड अ टीचर कीप इन माइंड व्हाइल टीचिंग अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर? क्या ध्यान में रखना चाहिए टीचर को जब वो अलग अलग बच्चों को पढ़ा रही है, अलग ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रही है? एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट एवरी स्टूडेंट, ठीक है, हर एक बच्चे को एक्नॉलेज करें, उसकी बात को सुने और रिस्पेक्ट करें। इग्नोर कल्चरल डिफरेंसेस, इग्नोर करना, इग्नोर तो नहीं करना भाई, नेगेटिविटी में हमें नहीं जाना। देन मेंटेन कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, बिल्कुल बननी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। गिव indirect instructions, no, direct instruction, teacher should always give the direct instruction to the children, not indirect, right? बच्चों को समझ कैसे आएगा, सभी थोड़ा ना गिफ्टेड बच्चे बैठे होते हैं क्लास में। गिव स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल सही है, बच्चों को ऑटोनॉमी मतलब थोड़ी सी इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी देनी बहुत जरूरी है, राइट? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? फर्स्ट इज सही है, फर्स्ट वाला, और थर्ड वाला और फिफ्थ वाला, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, 3 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है टू कैटर to the specific need of child with visual disability, the teacher should क्या करना चाहिए? अगर किसी स्पेसिफिक नीड है बच्चे की, किसी बच्चे की विजुअल डिसेबिलिटी वाले, तो उसे क्या करना चाहिए टीचर को? फोकस ऑन ए वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्टाइल मैनिपुलेशन एंड मटेरियल्स, शो अ लॉट ऑफ साइलेंट फिल्म्स, गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट्स विद पिक्चर्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर? राइट आंसर क्या आएगा? फोकस ऑन वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, राइट? विजुअल प्रेजेंटेशन, फोकस ऑन वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, यूज अ वेराइटी ऑफ टेक्टाइल। अब विजुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा जिसको दिखाई कम देता है, तो वहां पर हमें क्या करना है? वेराइटी ऑफ टेक्टाइल, जहां पर बच्चा दिख नहीं रहा पर छू के इन चीजों को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन देके क्या हो जाएगा जब बच्चे को दिख ही नहीं रहा, ठीक है? लॉट ऑफ साइलेंट फिल्म साइलेंट है और बच्चा बस उसको दिख ही नहीं रहा, इससे क्या होगा? गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट विद पिक्चर, बहुत सारी वर्कशीट, ये तो बिल्कुल बेतुक की बात, ठीक है? तो क्या है? सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ।
डिफिकल्टी है सोशल इंटरेक्शन में बच्चे की, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो बताओ कौन सा डिसऑर्डर है? ऑटिज्म है, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिविटी, पेपर में ना इसकी फुल फॉर्म आती है, तो पता है कैसे आपको कंफ्यूज किया जाता है, हाइपर एक्टिव लिख देंगे, है ना, हाइपर अकेला लिख देंगे, या हाइपर हटाई देंगे, तो हाइपर एक्टिव नहीं आएगा, एक्टिविटी पूरा पूरा आपको फुल फॉर्म पता हो। एडीएचडी की फुल फॉर्म आती है पेपर में, एडीएचडी की फुल फॉर्म आती है, दैट इज अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देन आता है डिसलेक्सिया एंड देन डिसकैल्कुलिया। यस, तो जब सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम है, वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, या एक और इसका सिम्टम होता है, या इसका आंसर है ऑटिज्म, ठीक है। डिसलेक्सिया इज द रीडिंग डिसेबिलिटी, इज अ रीडिंग डिसेबिलिटी, ठीक है, रीडिंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। और डिसकैल्कुलिया जो है वो है मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम कह लो, ठीक है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर। तो बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज एडीएचडी एंड ऑटिज्म इज द राइट ऑप्शन। एक और सिम्टम है ऑटिस्टिक बच्चे का, कि बच्चों में क्या होता है, कम्युनिकेशन तो है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, और वो क्या करते हैं, नजरें भी नहीं मिलाते, और एक रेपिटेटिव एक्शन करते हैं, ठीक है, बार बार रेपिटेटिव एक्शन करते हैं। अगर वो क्या करेंगे, हैंड को फ्लिप करेंगे तो वो करते जाएंगे, ठीक है, किसी चीज को ऐसे ऐसे नॉक करेंगे वो करते जाएंगे, राइट, तो ये सब काम करते हैं वो, ठीक है। दिस इज द सिम्टम्स ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड। The teacher gives clay of different colors to children and asks them to make whatever comes to their mind from that clay, though this she wants to promote। कहते एक टीचर है, gives clay देती है, ठीक है, चिकनी मिट्टी देती है वो टीचर बच्चों को अलग अलग कलर्स की, एंड आस्क देम टू मेक whatever comes to the mind, और उनको बोलती है कि जो भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है तो वो तुम क्या करो, whatever comes to their mind, आप उसको कुछ भी बनाओ उसका। सो शी वॉन्ट्स टू प्रमोट, आपको जो भी चिकनी मिट्टी दे दी बहुत सारे अलग अलग कलर्स के, और बच्चों को बोला आपको जो बनाना है इसका बनाओ, तो वो बच्चों के अंदर क्या प्रमोट कर रही है, क्या प्रमोट कर रही है, क्रिएटिविटी, रोट मेमोराइजेशन, नॉन कोऑपरेशन, इन डिसिप्लिन इन द चिल्ड्रन। व्हाट इज द राइट ऑप्शन, व्हाट इज द राइट ऑप्शन, क्रिएटिविटी, रोट मेमोराइजेशन, नॉन कोऑपरेशन, इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन तो नहीं कर रही, नॉन कोऑपरेशन भी नहीं है, कुछ रट्टा भी नहीं लगवा रही है, वो कहती है अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ करो, तो क्रिएटिविटी फोस्टर हो रही है बच्चों में। क्या प्रमोट हो रहा है, क्रिएटिविटी, राइट। नेक्स्ट आता है अर्ली प्राइमरी ईयर ऑफ चाइल्डहुड शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ। कहते जो अर्ली प्राइमरी ईयर्स होते हैं ना हमारे चाइल्डहुड के, वो बताओ किस पे फोकस होता है, फिजिकल स्किल्स के ऊपर, कि बच्चे की हम फिजिकल स्किल बढ़ाएं, सोशल स्किल बढ़ाएं, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी, मींस थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएं, इमोशनल स्किल्स बढ़ाएं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बढ़ाएं। व्हाट इज द राइट ऑप्शन, व्हाट इज द राइट ऑप्शन, फिजिकल स्किल्स बढ़ाएं, सोशल स्किल्स, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, इमोशनल स्किल्स, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। यस, क्या आएगा राइट ऑप्शन, क्या आएगा राइट ऑप्शन, फिजिकल स्किल। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर बच्चा भी बहुत छोटा है, प्राइमरी ईयर्स में है, तो फिजिकल स्किल्स भी होनी चाहिए, है ना, बच्चा थोड़ा बहुत इंटरैक्ट करना भी चाहिए, कॉग्निटिव थिंकिंग भी उसकी डेवलप थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो जाती है, इमोशनल स्किल्स, बच्चा बहुत इमोशनली अटैच हो जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहां पर कैसे इमोशंस को थोड़ा ये भी स्किल आए कि कहाँ पर कई बार बच्चे किसी भी जगह पे रोना स्टार्ट कर देते हैं या किस तरह, तो इस तरह से कैसे बच्चों को ढाले उस इन्वायरमेंट में, ठीक है, कैसा इन्वायरमेंट दे, किस पे फोकस होना चाहिए ताकि ये वाली स्किल्स डेवलप हो जाए। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो नहीं आता, एब्स्ट्रैक्ट होता है जब वो और बड़ा हो जाता है, ठीक है, एडोलेसेंस में या मिडिल चाइल्डहुड में, राइट, तब होता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 3 इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम मीनिंगफुल लर्निंग। कहते कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में
मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? रेफर्स टू द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, अकर थ्रू द यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, टेक्स प्लेस थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस एंड ड्रिल। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिव, जहां पर बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है उसमें? रेफर्स टू स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। देखो स्टोरेज एंड रिट्रीवल की बात तो सिर्फ मेमोरी में होती है, मेमोरी लर्निंग में। अक्कर थ्रू द यूज ऑफ रिवॉर्ड पनिशमेंट, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। रिवॉर्ड पनिशमेंट से कंस्ट्रक्ट कराना है, कुछ क्रिएटिव कराना है उसको, तो रिवॉर्ड पनिशमेंट से थोड़ा ना बनेगा बात। टेक्स प्लेस थ्रू रिपीटेड, बार बार कोई एक चीज करानी, ये भी रट्टा ही लगवा रहे हो या प्रैक्टिस चलो करवा रहे हो, बट कंस्ट्रक्ट अपने आप तो नहीं किया ना। सो बेसिकली प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन, जितना खुद एक्सप्लोर करेंगे, जितना खुद बच्चे इंटरैक्ट करेंगे, उतनी ज्यादा क्या होगी? डिस्कवरी लर्निंग होगी, उतनी ज्यादा कंस्ट्रक्ट चीजों को वो कर पाएंगे, ठीक है। सो 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, अ टीचर बिगिन टू वर्क टुगेदर बाय गिविंग क्यूज एंड प्रॉम्प्ट्स। वही ऑप्शन, वही आंसर, देखो कीवर्ड आ गया हमारे पास। विद students who is unable to understand a concept, so this process is referred to as, scaffolding बोलते हैं उसको, टीचर सेंटर्ड पेडागोजी बोलेंगे, मेंटेनेंस रिहर्सल बोलेंगे, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको बताइएगा? व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? यस, अ टीचर बिगिंस टू वर्क टुगेदर, तो ये क्यूज एंड प्रॉम्प्ट्स ये हमारा कीवर्ड है। किसने दिया? हिंट मैं आपको दे देती हूँ, क्यू मैं भी एक आपको दे देती हूँ, ठीक है। लेव वेगोत्स्की ने दिया, तो बच्चे को क्या दे रहे हैं? क्यूज दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं। स्कैफोल्डिंग आएगा टीचर सेंटर्ड पेडागोजी की, टीचर अपनी अथॉरिटी से करा रहा है। मेंटेनेंस रिहर्सल, बार बार कोई एक चीज हो रही है ऐसा तो नहीं है, ठीक है, हिंट दिया जा रहा है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं, डायरेक्टली नहीं, हिंट दे रहे हैं, क्यू दे रहे हैं ताकि बच्चा खुद से करे, दैट इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग, गिवन बाय लेव वेगोत्स्की। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक बार आपने सारा का सारा, ठीक है, टोटल आई थिंक 35 लेक्चर्स हैं, ठीक है, कोर्स में। तो अगर आपने ये 35 घंटे लगा लिए, 35 आवर्स, राइट, तो आपको सीडीपी में कोई भी क्वेश्चन गलत होने के, और ऊपर से आपने यूट्यूब पे लाइव सेशंस या ये सारे पीवाईक्यूज भी अटेम्प्ट कर लिए आपने, ठीक है, बहुत अच्छे से अगर आपने देख लिए, तो बिल्कुल भी निश्चिंत एकदम हो जाए कि आपका सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पर ठीक होंगे, राइट। आपको बस एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जरूरत है, ओके। तो वो आप कोर्स देखोगे तो आपको एकदम अच्छे से हर एक चीज बहुत डिटेल में वहां पर डिस्कस की गई है, राइट। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। देन है, a teacher tries to include example from the immediate environment of children to make classes interactive। टीचर क्या करता है? इंक्लूड करते हैं एग्जाम्पल फ्रॉम इमीडिएट इन्वायरमेंट। इमीडिएट इन्वायरमेंट मतलब बच्चे का जो आसपास का इन्वायरमेंट है उससे वो एग्जाम्पल लेता है, या क्लास में बैठा है बच्चा तो आसपास की बात हो रही है ना, ऑफ चिल्ड्रन टू मेक क्लासेस इंटरेक्टिव, क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कहते इमीडिएट इन्वायरमेंट, क्लासरूम में अगर बच्चा बैठा है तो आसपास की क्लासरूम की ही कोई एग्जाम्पल लेके बच्चे को समझाना है, क्योंकि बिकॉज जब भी आप assertion रीजन करो तो बीच में बिकॉज लगा दो। क्या लगा दो? बिकॉज लगा दो, ठीक है। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, ठीक है। सोशियो कल्चर, जितना सोशल कल्चर अपने आसपास के वातावरण से, आसपास के इन्वायरमेंट से बच्चा इंटरैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा सीखेगा, बिल्कुल ठीक बात है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है? ठीक है। तो बेसिकली सोशियो कल्चरल किसने दिया? किसने दिया? कौन सी थ्योरी है? यहां फिर से वही थ्योरी आ गई, कौन सी? लेव वाइगोत्स्की। क्लियर है? तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस आ गए ना, लेव वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग, हॉवर्ड गार्डनर, तो बार बार रिपीट हो रहे हैं इन्हीं थ्योरीज से, राइट। फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। व्हाट विल पोज a hindrance as a hindrance to child in solving a problem, ठीक है। क्या चीज है जो हिंड्रेंस
बच्चे की क्रिएट करती है कुछ भी चीज अगर बच्चा सीखता है। हिंड्रेंस मतलब बैरियर आना, ठीक है, कोई भी चीज बच्चा सीखता है वहां पे बैरियर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम करेक्टली, अगर करेक्ट आइडेंटिफाई कर ले तो फिर बैरियर तो कोई भी नहीं है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, थिंकिंग ऑफ अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट वन हैज सॉल्व्ड, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, रिमेनिंग फिक्स्ड एट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स इन कन्वेंशनल मैनर। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वहां पे कोई बैरियर आ रहा है, तो क्या ऑप्शन आएगा इसमें से, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम करेक्टली। अगर आपने करेक्ट आइडेंटिफाई कर ली तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्लियरली, अगर डिफाइन क्लियरली कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो ये बताना है कि कहाँ बैरियर आता है। थिंकिंग ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम, बार बार एक ही सिमिलर प्रॉब्लम को सोचना, ये भी ऑप्टिमम आंसर नहीं है। रिमेनिंग फिक्स्ड, कई बार क्या होता है माइंड का ना एक पैटर्न बन जाता है, रिमेनिंग फिक्स्ड एट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स इन कन्वेंशनल मैनर, कि पुराने तरीके से मैंने पहले ऐसे कभी सोचा था, वही मेरा एक तरीका, मेरा पैटर्न चला आ रहा है, तो मुझे तो वही करना है, ठीक है। बट कोई आपको समझा रहा है कि अब तुम ये वाला मेथड यूज करो, बट आपको नहीं, आप फिक्स हो एक चीज पे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप एक पैटर्न में फिक्स हो कि मुझे तो ऐसे ही करना है, ठीक है, मुझे तो ऐसे ही करना है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर उस फिक्स रहने की वजह से हिंड्रेंस आ रही है, बैरियर आ रहा है, क्लियर है। तो वो जो बैरियर आ रहा है वहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, क्लियर है। तो अपने पैटर्न्स को टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करना है कि मैं किस पैटर्न में फंसी हुई। जनरल देखो डेली लाइफ में भी ऐसे होता है, डे टू डे लाइफ में हम किसी न किसी पैटर्न में फंसे होते हैं। आप अपने आप को चेक करना, कोई पर्टिकुलर बात आपको पता है कि सामने से ये बात आएगी तो गुस्सा आएगा, राइट, वो एंगर का भी पैटर्न बना हुआ है कि इस पर्सन के साथ, और सबसे ज्यादा ये होता है फैमिली मेंबर्स के साथ, ठीक है। फैमिली मेंबर्स हमारे सबसे क्लोज होते हैं, तो वहां पर हमें सामने वाले का भी पता होता है कि अच्छा ये वाली बात उनको पसंद नहीं है, तो हमें भी वो सोच के करनी होती है कि हाँ, है ना, सामने वाले का गुस्सा एकदम ट्रिगर करेगा। बट कई बार क्या होता है, वो पैटर्न हमारा ऐसा बना होता है, हमें वही बात बोलनी होती है बार बार, और पता होते हुए भी कि सामने वाले को वो गुस्सा आएगा, वो ट्रिगर करेगी बात, बट फिर भी हम क्या करते हैं, वो बात को हम उसी पैटर्न में फिर से हमारी हैबिट होती है, ठीक है। या सामने वाले की भी हैबिट होती है, वो वही बात करेगा जिससे हमें गुस्सा आ रहा है, राइट। तो ये चीजें, ये जो पैटर्न्स है ना हमारे थॉट प्रोसेस के, थिंकिंग के या बिहेवियर के, जो कि इतने सालों से बने आ रहे हैं, उसको हमें ब्रेक करना बहुत जरूरी है, उसको हमें ब्रेक करना बहुत जरूरी है फॉर हेल्दी रिलेशनशिप्स, और किसके लिए, और किसके लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 इज द राइट ऑप्शन। Yes, mistakes and errors made by students are indicative of failure of teachers and students, ठीक है। कहते हैं अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है ना, तो ये एक इशारा है कि फेलियर है टीचर का एंड स्टूडेंट का, मतलब फेलियर है टीचर का भी और स्टूडेंट का भी फेलियर है, ठीक है। स्टूडेंट के साथ साथ टीचर का भी फेलियर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, चिल्ड्रन डू नॉट हैव एबिलिटी टू think on their own and need to constantly instructed to ensure learning. Children do not have ability, कहते हैं रीजन क्या है कि children do not have ability, बच्चों में एबिलिटी नहीं है, बच्चों में एबिलिटी नहीं है, children do not have ability। तो ये पहला स्टेटमेंट ही क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। क्यों भाई, बच्चों में एबिलिटी नहीं है। अगर क्या हुआ, कोई मिस्टेक होगी, कोई एरर होगी, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे में एबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो मिस्टेक और एरर होगी, हाँ ये हो सकता है, टीचर के पार्ट पे कोई फेलियर हो सकता है, स्टूडेंट के पार्ट पे भी फेलियर हो सकता है, राइट। तो वहां पर फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, सेकंड बिल्कुल गलत है कि चिल्ड्रन डू नॉट हैव द एबिलिटी, बच्चों में एबिलिटी होती है, ठीक है। तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स, सी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा यहाँ लिखा बोथ ए एंड आर फॉल्स। Mistake and error made by students are indicative that failure of teacher and students. We'll check this, right? I think it's the C is the right option. A is true, B is false. Mistake and error made by students are indicative of failure.
ऑफ टीचर के पार्ट पे भी हो सकता है और स्टूडेंट के पार्ट पे भी हो सकता है. लेट्स सी, वी विल सी इट, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशन. इमोशन इसमें से कौन सा नहीं है? मेमोरी, एंगर, लव, फियर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट. 3 तरह के इमोशंस बताए गए हैं. ठीक है, बताओ, पता है एंगर भी एक इमोशन है, गुस्सा भी एक इमोशन है, लव एक इमोशन है, फियर एक इमोशन है. तो क्या आएगा? मेमोरी. मेमोरी इमोशन नहीं है. ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन. स्मृति, मेमोरी इज राइट ऑप्शन. क्लियर? With what strategy can a teacher use to increase intrinsic motivation? Intrinsic का मतलब है इंट्रिंसिक, जो हमें अपने मन से कुछ करना है, हमें हमारी इच्छा है, ठीक है, हमें किसी चीज में मजा आता है और हमें कोई चीज करना अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे कि सिंगिंग हुआ, डांस हुआ, तो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. ठीक है, इन हर प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट्स, What strategy can a teacher use to increase the intrinsic motivation? छोटे बच्चों में intrinsic motivation लाने के लिए टीचर क्या करेगा? बताओ. Praise each and every effort made by every student. बच्चों को प्रेज करेगा. पनिश करेगा? बिल्कुल भी नहीं. प्रमोट कंपटीशन, ये भी नेगेटिव है. एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सपीरियंस जॉय ऑफ लर्निंग. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है दैट इज बच्चों को एनकरेज करना. ठीक है, कि जो वो सीख रहे हैं उसमें वो जो लर्न कर रहे हैं, जो वो जॉय एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको एनकरेज करना. 4 इज द राइट ऑप्शन. 4 इज द राइट ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट है ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ चाइल्ड लर्निंग. क्या है? ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. बच्चे की ओवरऑल फिजिकल और मेंटल वेलबींग क्या है? Does not affect, hinder, is related to, is not related to, किसी चीज से रिलेट नहीं करती, फैसिलिटेट करती है. ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ चाइल्ड लर्निंग जो है वो फैसिलिटेट करती है बाकी और भी पॉजिटिव चीजें करने में. ठीक है, क्लियर है? तो फैसिलिटेशन इज द पॉजिटिव ऑप्शन, सबसे ऑप्टिमम ऑप्शन है. क्लियर है? 4 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है रूही बिलीव दैट she did not study properly, which is why she did not get good marks in her science test. उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, जिस वजह से साइंस में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए. Though she can do science quite well, but साइंस वो फिर भी अच्छे से कर लेती है, बट उसने खुद ही पढ़ाई नहीं की तो उसके मार्क्स नहीं आए. राइट? सो शी इज एट्रीब्यूटिंग. एट्रीब्यूटिंग का मतलब है असाइनिंग रीजन, रीजन असाइन करना. असाइन रीजन असाइन करना. अब रीजन आप बाहर भी असाइन कर सकते हो. ठीक है, कि मेरी फ्रेंड आ गई थी, या मुझे कहीं जाना पड़ गया, या मेरी हेल्थ खराब हो गई. ठीक है, तो बाहर भी कर सकते हो किसी पे ब्लेम, या खुद की जिम्मेदारी भी ले सकते हो. तो एट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी भी चीज का रीजन देना. अब उसने पढ़ाई नहीं की और उसके मार्क्स नहीं आए साइंस में, बट साइंस में वैसे वो अच्छी है पढ़ने में, तो क्या वो एट्रीब्यूट कर रही है? इन्वायरमेंटल फैक्टर को. ठीक है, उसने बोला शी डिड नॉट स्टडी. उसने मान लिया कि मैंने ही खुद पढ़ाई नहीं की इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए, वैसे मेरे को साइंस आती है. अब उसने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या कर रही है? कहाँ पे रीजन दे रही है? बाहर दे रही है कि अपने आप को दे रही है? अपने आप को दे रही है. इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं आएगा. लैक ऑफ एबिलिटी, ये भी नहीं आएगा. देखो यहाँ पे लिखा है ना, दो शी कैन डू साइंस क्वाइट वेल, बट साइंस अच्छे से कर लेती है, एबिलिटी तो है, तो ये भी गलत है. लैक ऑफ एबिलिटी नहीं है. लैक ऑफ एफर्ट हो सकता है, उसने एफर्ट ही नहीं किया, तभी तो वो कह रही है कि शी डिड नॉट स्टडी प्रॉपरली, है ना. टफ लक, तो ये गलत है कि उसका लक की काम नहीं किया. उसने खुद ही बोला, खुद ही एक्सेप्ट किया कि उसने खुद ही पढ़ाई नहीं की, तो लैक ऑफ एफर्ट. 3 इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, एक क्वेश्चन है, वी विल चेक. एंड ये थे हमारे 30 क्वेश्चन. राइट, क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह से PYQs भी करो सारे, और YouTube के लाइव सेशंस भी अटेंड करो, और साथ में आपको क्या करना है? कोर्स को अच्छे से देखना है. राइट, क्लियर है? नोट्स देखो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी है. राइट, तो आपको ये सारा, एक बार आपने कोर्स अच्छे से कर लिया तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू
टिक द राइट ऑप्शन, राइट? क्लियर है? क्लियर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ नए सेशन में, ठीक है? टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।